तो बच्चों 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम लाइव डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए सब बच्चे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। इसमें A cylindrical block of mass m, area of cross section A is floating in a liquid of density rho with its axis vertical. When depressed a little and release, the block start oscillating and we have to find the time period of the oscillation. तो बच्चों जब ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में होगा और मान लो कि ये है ये है अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें ये मान लो कि लेवल ऑफ वाटर है यहाँ पे और अभी जो उसका सबमर्ज्ड लेंथ है, जो सबमर्ज्ड लेंथ है आप एज्यूम करो कि L नोट है। L नोट इज द सबमर्ज्ड लेंथ। तो बच्चों अभी इसी केस में क्या हो रहा होगा कि जो बॉयंसी फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में, बॉयंसी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे इसका वेट, जो वेट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, मास m इंटू जी। तो बच्चों ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे दिया था अपने को इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। सो बच्चों बॉयंसी फोर्स को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो and volume submerged is A into L naught into G and this is equal to mg। तो बच्चों ये कंडीशन था इक्विलिब्रियम पे। अब क्या किया आपने, हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा और इसमें डुबो दिया है, when depressed a little। तो बच्चों अभी जब आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो अभी सबमर्ज्ड लेंथ इसका बढ़ जाएगा। तो अगर आपने इसको x से नीचे डिस्प्लेस किया, आपने इसको x से नीचे डिस्प्लेस किया तो इसका जो डूबा हुआ लेंथ रहेगा या फिर सबमर्ज्ड लेंथ होगा वो L नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। तो मान लो इसको हमने x डिस्प्लेस किया नीचे की डायरेक्शन में, तो बच्चों इसका यहाँ पे लिक्विड है, तो अभी जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, L नॉट प्लस एक्स। सबमर्ज्ड लेंथ इज L नॉट प्लस एक्स। तो बच्चों अभी अगर हम नेट फोर्स लिखें, नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर, तो अपर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बॉयंसी, नीचे डायरेक्शन में mg। सो नेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन, हमने इस ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया है लेकिन नेट फोर्स किधर होगा, अपर डायरेक्शन में। सो F इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स इज रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज। तो वॉल्यूम सबमर्ज आ जाएगा बच्चा A L नॉट प्लस एक्स इंटू जी माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो आप ये इक्वेशन से देख सकते हैं कि रो ए एल नॉट इंटू जी, दिस विल कैंसिल आउट एम जी, दिस फोर्स इज रो ए जी इंटू एक्स। और बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें इसको तो एफ इज इक्वल टू माइनस रो ए जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया है और नेट फोर्स इसमें ऊपर आ रहा है। तो बच्चों टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं अब t इक्वल टू 2 पाई रूट, देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो दिस होल एक्सप्रेशन इज एक्टिंग एज फोर्स कांस्टेंट। तो जब f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। सो k इज रो ए जी, k इज रो ए जी। सो और ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों ऑप्शन 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एज शोन इन द फिगर, पावर फैक्टर इज अल्फा बाई 10। सो बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको LRC सीरीज सर्किट दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड सवाल आते हैं इसमें। तो इसका आपको पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर के लिए आपको पता है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल अपने को बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें रेजिस्टेंस कितना है,
रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया अपना 60। उसके बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस 70 ओम, दिस इज 70 ओम, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 150 ओम। तो बच्चों इफेक्टिवली ये हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 ओम। और बच्चों इनको आप देखो तो ये है XC XL और ये है XC, तो यहाँ पे नेट बचेगा अपने पास में 150 माइनस 70, दैट इज 80 ओम। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना Z, दिस इज Z, दिस इज R, एंड दिस इज आवर XC माइनस XL। तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा अपना इम्पीडेंस एंगल थीटा। सो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100। सो पावर फैक्टर ऑफ दिस AC सर्किट इज इक्वल टू R बाई Z। पावर फैक्टर इज सिंपली cos थीटा, और वो कितना हो जाएगा बच्चों R बाई Z। सो R बाई Z इज 6/10, R बाई Z इज 6/10। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 6। बच्चे अभी भी वॉइस नहीं आ रहा क्या क्लियर? एक बार कमेंट करके बताइए ज़रूर। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। सो बच्चों यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं, और फर्स्ट कॉलम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स दिए हुए हैं, और सेकंड में उनको जनरेट करने के तरीके दिए हुए हैं। तो बच्चों रेडियो वेव तो बच्चों ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आपको पता है कि जब फास्ट हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडियो वेव जनरेट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ मैचिंग विथ फोर्थ, ए इज़ मैचिंग विथ फोर्थ। और नेक्स्ट माइक्रोवेव। तो बच्चों माइक्रोवेव कैसे जनरेट होता है? तो माइक्रोवेव को जनरेट करता है मैग्नेट्रॉन, माइक्रोवेव्स को जनरेट करता है मैग्नेट्रॉन। उसके बाद में है इंफ्रारेड, और लास्ट में है डी में एक्सरेज। तो एक्सरेज तो आपको पता है, आपने एक्सरेज पूरा पढ़ा हुआ है। तो एक्सरेज में जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थे वो कैसे बनते थे? जब इलेक्ट्रॉन्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांजिशन करते थे तो उससे जो वेव्स निकलती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती थी, वो कौन सी थी बच्चों? एक्सरेज। सो हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो वहाँ से आपको एक्सरेज मिलती है। उसके बाद में इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड आर ड्यू टू चेंज इन वाइब्रेशनल मोड ऑफ द एटम्स। सो बच्चों सिंपल ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के जरूर जाएं नेक्स्ट सेशन के लिए भी। सो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखो यहाँ पे ए इज मैचिंग विथ फोर्थ, बी इज मैचिंग विथ फर्स्ट, सी इज मैचिंग विथ सेकेंड, एंड डी इज मैचिंग विथ थर्ड। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल, 2 masses 400 ग्राम एंड 350 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए हैवी पुली ऑफ रेडियस 2 centimeter. When accelerated from rest, the heavier mass is observed to fall 81 centimeter in 9 seconds. द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पुली। तो देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व करते हैं। ये अपने पास में एक पुली है जिसका रेडियस r हम ले रहे हैं, और 2 मासेस m1 एंड m2, दिस इज m1 m2।
M1 अपने को दिया है 400 ग्राम, M2 दिया है बच्चों 350 ग्राम। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? मान लो कि ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है M1G, यहाँ पे फोर्स लग रहा है M2G। इसका एक्सेलरेशन अगर A है नीचे, इसका एक्सेलरेशन A होगा ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इन एक्सटेंसिबल। तो बच्चों ये वाले ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। सिमिलरली आप इस ब्लॉक के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब बच्चों अगर इस डिस्क को देखो, आप इस पुली को देखोगे तो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T1 और यहाँ पे फोर्स लग रहा है T2। अब बच्चों ये अगर सिस्टम इस तरह से एक्सेलरेटेड है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये पुली का भी कुछ यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा। ये पुली का भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा। तो इस पे टॉर्क कितना होगा? देखो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। ये T1 जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है और T2 इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं T1 इंटू आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। अब आप देखो बच्चों कि ये जो स्ट्रिंग है इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग जो है वो पुली पे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग के जो ये वाला पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन और इस पुली के सिमिलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका एक्सेलरेशन नीचे सेम होगा। तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है नीचे इस पॉइंट का A, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है A, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पुली का स्ट्रिंग के उसका एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा इंटू आर। ये होगा अल्फ़ा इंटू आर। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? अल्फ़ा इंटू आर। A इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर। सो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I बाई आर स्क्वायर अल्फ़ा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पे अपने को A का वैल्यू दिया हुआ था। A का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A का वैल्यू देखो कैसे निकाल सकते हैं। जो ब्लॉक हैवियर ब्लॉक है वो 81 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 81 बाई 100 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज 81, सो एक्सेलरेशन इज 1 बाई 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 1 बाई 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे हम आई निकालने के लिए? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो आपको मिलेगा M1 माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस I ओवर आर स्क्वायर इंटू A। अब बच्चों M1 माइनस M2, M1 इज 400 ग्राम, M2 इज 350 ग्राम। सो ये हो जाएगा बच्चों 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स। और 50 ग्राम्स को आप क्या लिख सकते हैं? 1/20। सो दिस इज 1/20। G is 9.8 is equal to now M1 plus M2. So M1 plus M2 will be 750 grams और उसको आप लिख सकते हैं 3/4 kg plus I over R square and acceleration is 1/50. Acceleration is 1/50. Acceleration is 1/50. सो बच्चों इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 2.5, 50 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 5/2, सो 2.5 इंटू 9.8 एंड माइनस 3/4। और देखो बच्चों ये होगा I/R स्क्वायर, I/R स्क्वायर। और R का वैल्यू आपको दिया है इसमें, R का वैल्यू दिया है कितना देखो 2 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर
-4, 4 इंटू 10⁻⁻4। सो बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.5 इंटू 10⁻⁻3। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे अगेन मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है और डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन से हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको जेईई मेन एग्जाम में। सो मैग्नेटिक इंडक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक इंडक्शन ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी मूविंग चार्ज पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे तो फोर्स क्या आता है अपना, QVB इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता कर सकते हैं। दिस इज MLT-2 MLT-2 and dimension of charge, so dimension of charge is 80 and dimension of velocity is LT-1। so बच्चों ये आ जाएगा आपके पास में MLT-2, सॉरी ये L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, so MT-2 this L will get cancelled, ये भी कैंसिल हो जाएगा। so MT-2 A-1, MT-2 A-1। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना मैच हो रहा है ऑप्शन 3 के साथ में। उसके बाद में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज डायमेंशन ऑफ B। नाउ आपको पता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड इज MT-2 A-1। now what is dimension of area, so that will be L square, so ML square T-2 A-1, so ML square T-2 A-1। so ये मैच हो जाएगा अपना ऑप्शन 4 के साथ में। उसके बाद में देखो बच्चों मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो आपको पता होगा कि जब हम रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो क्या होता है अपना μ0I/2πr। सो हम लिख सकते हैं कि μ0I/2r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I। सो ये B हो जाएगा और इसकी डायमेंशन आपको पता ही है। सो डायमेंशन ऑफ μ0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। तो बच्चों डायमेंशन ऑफ B हम निकाल चुके हैं यहाँ पे MT-2 A-1, ये हमने कैलकुलेट किया था MT-2 A-1। उसके बाद में बच्चों देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ द लूप। सो इसका डायमेंशन आ जाएगा L इन न्यूमरेटर में। और देखो ये करंट है तो करंट का डायमेंशन था A। सो MLT-2 A-2, MLT-2 A-2। सो या सो C अपना मैच कर जाएगा ऑप्शन 1 के साथ में। सो C इज मैचिंग विथ ऑप्शन 1। उसके बाद में देखो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस की आपको लिए पता है कि अगर कोई भी हम एक सोलेनोइड देखें या फिर इंडक्टर देखें तो इंडक्टर में से जो फ्लक्स पास करता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, phi इक्वल टू L इंटू आई। सो phi इज इक्वल टू L इंटू आई। सो L इज इक्वल टू phi अपॉन आई, phi अपॉन आई। सो बच्चों phi का डायमेंशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था MT-2 A-1 L⁻2 अपॉन करंट। सो करंट इज A। सो बच्चों ये बन जाएगा ML² T-2 A-2, ML² T-2 A-2। सो D is matching with 2।
So A is matching with third, B is fourth, C is 1 and D is 2. So option 4 is the correct answer. ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 electrons are moving in orbits of 2 hydrogen like atoms with speed 3 into 10 power 5 and 2.5 into 10 power 5 meter per second respectively. If radii of these two orbits are nearly same, then possible order of energy states. So बच्चों यहाँ पे आपको रेडियस सेम दिया हुआ है. अब रेडियस आपको पता है कि एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होती है. सो हम लिख सकते हैं एन वन स्क्वायर बाई जेड वन इज इक्वल टू एन टू स्क्वायर अपॉन जेड टू. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम जेड वन बाई जेड टू को क्या लिख सकते हैं, देखो एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर. सो एक रिलेशन अपने को मिल गया यहाँ से. अब दूसरा देखो, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन. वी नो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन. सो हम लिख सकते हैं वी वन बाई वी टू. सो जेड वन बाई जेड टू, V1 by V2 is equal to Z1 by Z2 and N2 over N1 is equal to now 3 upon 2.5. So this will be 6 by 5. This will be 6 by 5. Now Z1 by Z2 को हम देखो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इसमें. So this is N1 square upon N2 square. N2 by N1 is equal to 6 by 5. So बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा N1 by N2 is 6 by 5. N1 by N2 is 6 by 5. So option 2 is the correct answer. A boy throws a ball into air at 45 degree from the horizontal to land it on a roof of a building of height h. If the ball attains maximum height in 2 seconds and lands on the building in 3 seconds after launch, then value of h. So बच्चों यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है 45 डिग्री पे. तो आपको पता होगा कि दोनों जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के ये सेम रहेंगे. यहाँ पे दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. अब ये यहाँ पे एक हाइट h का बिल्डिंग है, उस पे जाके गिरता है. दिस इज हाइट h. तो देखो बच्चों आपको बोला कि जब आप t इक्वल टू 0 से इसको थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट पे t इक्वल टू 2 पे पहुँच रहा है और यहाँ पे t इक्वल टू 3 पे. तो आपको पता है कि अगर इसका y कंपोनेंट v नोट है, x कंपोनेंट v नोट है, तो टाइम ऑफ लाइट देखो 2 सेकंड में अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसका टाइम ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, 4 सेकंड. टाइम ऑफ लाइट होता है 4 सेकंड और वो क्या होता है 2 u y g. 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बाई g. सो 2 v नोट बाई g इज इक्वल टू 4. सो ये आ जाता अपने पास में, तो वी नोट बच्चों आ जाता है इसमें 20 मीटर पर सेकंड. अब आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं कि टी इक्वल टू 0 से थ्रो किया था और टी इक्वल टू 3 पे ये एच पे आ गया. तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू टी माइनस हाफ g into t square, that is 9. So 60 minus 45, h is equal to 15 meter. So option 4 is the correct answer. Next question देखिए बच्चों. There are 3 concentric conducting spherical cell A, B, C of radii A, B, C respectively. They are
charged with charges q1, q2, q3 respectively, the potential of the sphere a b c। तो बच्चों यहाँ पे 3 सेल हैं अपने पास, q1 चार्ज, इसको q2 चार्ज, इसको दिया है हमने q3 चार्ज, रेडियस a, दिस रेडियस इज b एंड दिस रेडियस इज c। अब देखो आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स का, तीनों स्पेयर्स का पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी। अब बच्चों एक पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे, एक के ऊपर जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, एक की वजह से पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाएगा के q1 बाई ए। सो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को बाहर ले लेता हूँ, या फिर के, सो q1 बाई ए जब हम ए का पोटेंशियल लिख रहे हैं। अब उसके बाद में सेकंड सेल के लिए जो पॉइंट ए है वो इनर पॉइंट है, और आपको पता है कि कंडक्टिंग सेल का या फिर कोई भी स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो सेल 2 की तो स्पेयर बी की वजह से अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वो कितना होता है के इंटू q2 अपॉन रेडियस ऑफ द सेकेंड स्पेयर। सो ये हो जाएगा q2 बाई बी प्लस, सिमिलरली ये जो पॉइंट ए है वो सी के लिए भी एक इनर वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा के q3 अपॉन रेडियस ऑफ द बिगर स्पेयर। सो ये हो जाएगा q3 अपॉन सी, q3 अपॉन सी। सिमिलरली आप बी पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो देखो बी जो पॉइंट है वो ए के लिए आउटर पॉइंट है, ए के लिए आउटर पॉइंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा q1 अपॉन आर। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों b, प्लस q2 की वजह से तो वो तो q2 बाई बी हो जाएगा, प्लस अब देखो c की वजह से, तो c के लिए जो b है वो एक इनर पॉइंट है, और इनर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो आ जाएगा q3 बाई सी। उसके बाद में देखो आप जब आउटर मोस्ट पॉइंट पे निकालेंगे, तो आउटर मोस्ट पॉइंट पे जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वो ए और बी दोनों स्पेयर्स के लिए आउटर पॉइंट है, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर। सो यहाँ से डिस्टेंस हम देखेंगे, सो q1 बाई सी प्लस q2 बाई सी प्लस q3 बाई सी, और यहाँ पे k आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन q1 बाई ए प्लस q2 बाई बी प्लस q3 बाई सी। सो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑप्शन 2 इज द राइट मैच। A brass wire of length 2 meter and radius 1 mm at 27 degree centigrade held taut with 2 rigid support. Initially it was cooled to temperature of -43 degree, creating a tension T in the wire. Temperature to which the wire has to cool in order to increase the tension in it to 1.4. अब देखो बच्चों ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन था यहाँ पे कि देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको यहाँ से यहाँ पे होल्ड करके रखा है हमने, तो 27 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो बार है ये अपने नेचुरल लेंथ में है, ये अपने नेचुरल लेंथ में है, और उसको आप एज्यूम करो कि वो जो नेचुरल लेंथ है उसका L नोट है। अब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, ये L नोट जो लेंथ है ये कब है इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दिस बार विल ट्राई टू कंप्रेस, दिस बार विल ट्राई टू कंप्रेस। तो बच्चों इसका लेंथ यहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन ये जो रिजिड सपोर्ट है जहाँ पे हमने फिक्स किया था, तो ये बच्चों इसको खींच के रखेंगे, दोनों साइड में इसको खींच के रखेंगे, क्योंकि ब्रास जो खुद है, जो ब्रास का वायर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन जब आप उसको टाइट करके रखें दोनों साइड से तो वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहा है, तो इससे क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो ये चेंज इन लेंथ, अब मान लो कि
हमने इसको -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया, इसको हमने -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो लेंथ का चेंज होना चाहिए था, जो नेचुरली इसका लेंथ चेंज होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था आपको पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, और हम बोलें कि ये लेंथ इसका डिक्रीज होना चाहिए था। तो हम बोलें कि इसका स्ट्रेन जो आ रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि इसका नेचुरल लेंथ तो एल नॉट है, लेकिन हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तब भी हमने फोर्सफुली उस लेंथ को वहाँ रखा है, लेकिन वो नेचुरली वो लेंथ कितना होना चाहता है, एल नॉट माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितने का हो गया, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस T बाई A इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, सो दिस इज अल्फ़ा डेल्टा टी। सो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर इज गामा A अल्फ़ा डेल्टा टी। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, सो टेंशन प्रोड्यूस इन दिस वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो बच्चों जितना आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जितना आप इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से डिक्रीज करेंगे, उतना इस वायर में टेंशन बढ़ता जाएगा। सो डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं दिस टेंशन इन दिस वायर, लेट्स से यहाँ पे जो डेल्टा टी है इसको अपन डेल्टा थीटा लिख देते हैं, this is for temperature, so delta theta, let's say here also we can replace this delta theta, so directly we can say that tension is proportional to delta theta. अब बच्चों पहले जब टेंशन क्रिएट हुआ था, so the new tension that is 1.4 T upon इनिशियल टेंशन T, सो डेल्टा थीटा। सो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 27 माइनस थीटा फाइनल, एंड इनिशियली जो चेंज हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक किया था हमने, 27 टू 43 डिग्री, so 27 to minus 43. This is 70 and 70 into 1.4. 70 into 1.4. सो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 माइनस थीटा इज इक्वल टू 98, सो थीटा इज इक्वल टू 27 माइनस 98, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 71 डिग्रीज, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 71 डिग्रीज। सो अपना ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर is cut into 2 pieces if ratio of their length is 1:3, then force constant of the smaller piece. So बच्चों इनिशियली यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग था L नॉट, सो हमने इसके दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सो दिस लेंथ विल बी L नॉट बाई 4 एंड दिस लेंथ इज L नॉट बाई 3 L नॉट बाई 4। अब बच्चों पता है आपको कि जब भी हम कोई स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था 15 इंटू लेंथ इज L नॉट, नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट लेट्स से दिस इज K1 और लेंथ हो जाएगा इसका L नॉट बाई 4, सो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 60, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
given below are two statements. For all elements greater the mass of the nucleus, greater is the binding energy per nucleon. तो बच्चों आपको पता होगा बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मास नंबर के साथ में बढ़ती है. बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ में बढ़ती है, लेकिन ये अप टू मास नंबर 56 तक ही बढ़ती है, उसके बाद में डिक्रीज होने लगती है. तो आपको पता होगा कुछ इस तरह का ग्राफ आता है और ये है मास नंबर 56 और आप बोलो तो इसका कौन सा एलिमेंट है, ये आयरन. सो आयरन तक अगर आप मास नंबर बढ़ाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में कम होने लगता है. सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. नाउ फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म्स टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन करता है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होगा तो न्यूक्लियस लेस स्टेबल होगा. तो हर एक लेस स्टेबल न्यूक्लियस मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहता है. तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो न्यूक्लियाई हैं वो हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं. इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 resistors 2 ohm and 3 ohm are connected in gap of bridge as shown. The null point is obtained with the contact of jockey at some point on the wire. तो बच्चों आपको पता है कि जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है. तो फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड this 2 ohm into resistance of this part is equal to 3 ohm into resistance of this part. और ये जो वायर है XY ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और इसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया. तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा और ये क्या होगा बच्चों 60 सेंटीमीटर. इनिशियली ये है नल पॉइंट अपना. अब उसके बाद में क्या किया है, व्हेन एन अननोन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 3 ओम रेजिस्टेंस द नल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 22.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स वाई. सो बच्चों जब आप इसको एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये जो जॉकी है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और जॉकी जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों ये 22.5 प्लस 40. सो दिस इज 62.5 सेंटीमीटर. और ये वाला जो लेंथ है वो कितना बचेगा बच्चों, 60 माइनस 22.5. सो दिस इज 37.5 सेंटीमीटर. बच्चों अगेन आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का. तो हम लिख सकते हैं दिस रेजिस्टेंस 2 इंटू दिस लेंथ. सो 2 इंटू 37.5 इज इक्वल टू, नाउ नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट विल बी 3R अपॉन R प्लस 3. सो दिस इज 3R अपॉन R प्लस 3 इंटू ये जो लेंथ है अपना वो कितना है 62.5. तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 75 R प्लस 3 इंटू 62.5. तो बच्चों इसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम. ऑप्शन 1. नेक्स्ट सवाल बच्चों, density of water at 4 degree centigrade and 20 degree centigrade are 1000 kg per meter cube, 990 kg per meter cube.
respectively the increase in internal energy of 4 kg of water when it is heated from 4 degree centigrade to 40 degree centigrade. सो बच्चों डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं Q माइनस डब्ल्यू. डेल्टा यू इज़ Q माइनस डब्ल्यू. तो बच्चों Q इज़ हीट सप्लाइड. सो हीट सप्लाइड को क्या लिखेंगे यहाँ पे? हीट सप्लाइड इज़ M इंटू एस इंटू डेल्टा टी. सो मास कितना है बच्चों यहाँ पे? 4 इंटू 10 पावर 3 एंड स्पेसिफिक हीट इज़ 4.2 एंड व्हाट इज़ डेल्टा टी? So 4 degree centigrade to 20 degree centigrade. So this change is 16. So this is the heat given to the water. Now what is the work done? So बच्चों ये एक आइसोबारिक प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो जो प्रेशर है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी. P into delta V. So P is 10 power 5 and what is delta V? So delta V कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? This is V final. This is V final minus V initial. So बच्चों इसका डेंसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? कम हो रहा है तो वॉल्यूम इसका एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. सो फाइनल वॉल्यूम इज़ मास अपॉन फाइनल डेंसिटी. सो मास को हमने कॉमन लिया यहाँ पे. सो दिस इज 1 अपॉन 998. दिस इज फाइनल वॉल्यूम. नाउ इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन 1000. 1 अपॉन 1000. सो दिस इज आवर डेल्टा यू. दिस इज आवर डेल्टा यू. अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में दिस इज 268,800. दिस इज 268,800 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 माइनस 998 अपॉन 998 इंटू 1000. सो बच्चों ऊपर बचेगा यहाँ पे 2 और ये जो 10 पावर 3 है यहाँ पे कैंसिल होगा. सो ये हो जाएगा 10 पावर 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 998. सो दिस इज 268,800 and this will become 0.8. So 268,799.2. 268,799.2. So option 1 is the correct answer. You can see 1 is the correct answer. Now 3 masses 200 kg, 400 kg, 300 kg are placed at vertices of an equilateral triangle with sides 20 meter. They are arranged on the vertices of a bigger triangle of side 25 meter with the same center. Work done in this process. Work done in this process. Now देखो बच्चों ये L1 है और इसको हमने यहाँ पे साइड इसका चेंज किया है L2. दिस इज L2. तो बच्चों इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज चेंज इन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सो पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे है M1. दिस इज M1, M2, M3, M1, M2, M3. सो बच्चों ये पेयर का एनर्जी आएगा यहाँ पे. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी M1 M2 अपॉन L2 माइनस जी M2 M3 अपॉन L2 माइनस जी M1 M3 अपॉन L2. सो ये क्या बनेगा अपना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर आप इसमें से माइनस जी नाउ
देखो M1 M2 M2 M3 M1 M3 में आप देखोगे तो 200 300 400, सो 100 इसमें से अगर हम कॉमन निकालें 100 इंटू 100, सो दिस विल बी 10 पावर 4, और लेंथ तो कॉमन ही है सब में, तो लेंथ को मैं अलग से ले लेता हूँ यहाँ पे 25। सो बच्चों ये हो जाएगा M1 M2, सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 3 12। तो ये बच्चा हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड माइनस जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इनिशियल जो लेंथ था वो 20 था, बाकी ये सब सेम रहेगा एज इट इज़, 6 प्लस 8 प्लस 12। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 6.7 10 पावर माइनस 11 एंड दिस इज 10 पावर 4, और देखो बच्चों ये क्या है 12 प्लस 8 20 एंड दिस इज 6, so 26, 1/20 माइनस 1/25। सो बच्चों इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 1.74 इंटू 10 पावर माइनस 7। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Two resistors of 100 ohm each are connected in series with 9 volt battery. A voltmeter of 400 resistance is connected to measure the voltage drop across the resistors. Voltmeter reading. So बच्चों दो रेजिस्टेंस है आपके पास है यहाँ पे 100 ohm, दिस इज ऑल्सो 100 ohm, और यहाँ पे कनेक्ट किया है हमने 9 वोल्ट बैटरी। और देखो बच्चों एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है अपना 400 ओम, जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 400 ओम। तो बच्चों आप एज्यूम करो कि यहाँ पे करंट आई है, इस सर्किट में करंट आई है, तो इस आई को आप कैसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो ये 100 प्लस ये दोनों पैरेलल में, सो 400 इंटू 100 अपॉन 500, सो 400 अपॉन 5, सो दिस इज 180 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 180 ओम। सो करंट यहाँ पे आ जाएगा आई। अब देखो बच्चों ये दोनों हैं पैरेलल ब्रांच, ये दोनों हैं पैरेलल ब्रांच, तो अगर इसका रेजिस्टेंस 100 है, इसका रेजिस्टेंस 400 है, तो यहाँ पे करंट 4I/5, तो यहाँ पे करंट होगा I/5, दिस इज 4I/5 एंड दिस इज I/5। सो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा बच्चों, इसमें से करंट कितना जा रहा है I/5, सो I/5 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 400। अब आप I को क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं 9 वोल्ट अपॉन, दिस इज 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 180, सो दिस इज 180 एंड 400/5, सो दिस इज 1/20, दिस इज 80, सो इट इज 4। So reading of the voltmeter is 4 volt. So option 3 is the right answer here. The electrostatic potential in a charged sphere region of radius r varies as V equal to a r cube plus b, where a and b are constants. Total charge in the sphere of the unit radius. So बच्चों आप यहाँ पे देखो कि मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, सो दिस विल बी माइनस 2a r स्क्वायर, सॉरी माइनस 3a r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस 3a r स्क्वायर। और इसको आप
डायरेक्शन दे सकते हैं, दिस इज़ आर कैप, दिस इज़ आर कैप। तो बच्चों ओरिजिन मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज की तरह, एक नेगेटिव चार्ज नहीं बोलेंगे इसको, टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द माइनस आर कैप वेक्टर। सो बच्चों यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो आपको बोला कि यूनिट रेडियस के स्पेयर में कितना चार्ज है, तो हम एक यूनिट रेडियस का यहाँ पे स्पेयर ले लेते हैं, दिस इज r इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि इस स्पेयर में कितना फ्लक्स आ रहा है, या फिर फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे रेडियली इनसाइड। सो इसका एरिया कितना है, और हर एक पॉइंट पे अब आप देखो कि रेडियस अगर आप 1 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, -3। सॉरी, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड इज 3a। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज 3a। सो बच्चों मैं यहाँ पे फ्लक्स लिख सकता हूँ इसका, वो कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चों आउटवर्ड फ्लक्स है नहीं, तो इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव लेंगे, माइनस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3a। सो फाई इज इक्वल टू -12a इंटू पाई। अब फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं आप, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज इज इक्वल टू -12a पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो पाई a एप्सिलॉन नॉट, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज -12, वैल्यू ऑफ अल्फा इज -12। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जिट सरफेस ऑफ a prism with refractive index n is coated with a material having refractive index n/2. When this prism is set for minimum angle of deviation, it exactly meets the condition of critical angle, the prism angle is. So बच्चों यहाँ पे एग्जिट सरफेस जो कोटिंग की हुई है, ये जो कोटिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, n/2। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस कोटिंग इज n/2 और इसका खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना, n। अब बच्चों आपको पता है कि मिनिमम एंगल ऑफ द डेविएशन, सो फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता है कि r1 और r2 क्या होते हैं, बराबर। r1 एंड r2 क्या होते हैं, बराबर। और एग्जैक्टली इसी टाइम जब ये r1 और r2 दोनों बराबर हैं, एग्जैक्टली इसी टाइम ये कंडीशन मीट करता है क्रिटिकल एंगल का। दिस इज r1, दिस इज r2। सो आपको बोला कि r2 का वैल्यू कितना है, थीटा सी। r2 का वैल्यू कितना है, थीटा सी। तो हम थीटा सी यहाँ पे निकाल सकते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू, दिस इज n/2 अपॉन n, सो थीटा सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जब मिनिमम डेविएशन यहाँ पे है तो r1 और r2 दोनों बराबर होंगे, और प्रिज्म एंगल क्या होता है, r1 प्लस r2। सो r1 अपने को पता नहीं है, r2 हमने कैलकुलेट किया है, और r1 r2 के बराबर होगा तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 + 30 60 डिग्री। सो प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now, an unpolarized light is incident at an interface of two dielectric media having refractive indices of 2 and 2√3 respectively. To satisfy the condition that reflected and refracted rays are perpendicular to each other, then angle of incidence. So बच्चों यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 2 और यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 2√3। और देखो एक लाइट इस तरह से आता है, सो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस,
एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो बच्चों, ये दोनों लाइट रेज क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, so this angle of reflection is also I. Angle of incidence is I, then angle of reflection is also I. अब बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लिख सकते हैं कि ये 90 माइनस आई होगा। अब हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो 2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 2√3 साइन आर। साइन आर इज 90 minus I. So 2 sin I is equal to 2√3 cos I. So 10 I is equal to √3. So I is equal to 60 degree. So option 1 is the correct answer. Now moving on to the next question. Three charges plus 2q plus 3q minus 4q are situated at 0, minus 3a, 2a, 0, minus 2a, 0 respectively in xy plane. The resultant dipole moment. So बच्चों, अभी तक आपने जो NCERT में पढ़ा होगा वहाँ पे सिर्फ आपने दो चार्जेस का डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं Q इंटू डी। लेकिन बच्चों, अगर आपके पास में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो और मल्टीपल चार्जेस हों और आपके पास में चार्जेस का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम के लिए आपको करना है समेशन ऑफ QI/RI, जहाँ पे QI क्या है, कोई भी चार्ज का वैल्यू, और RI क्या है, यहाँ पे RI इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। तो देखो बच्चों, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको ड्रॉ करें तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। सो यहाँ पे आपने रखा है 2q चार्ज, दिस इज 0, -3 है। उसके बाद में देखो बच्चों 3q चार्ज, इसको 2a, 0, हियर इज 3q, -2a, 0, और यहाँ पे हमने लिखा है -4q। तो देखो बच्चों, हम कोई भी चार्ज से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से जिसके लिए अगर आप लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर। सो इसका चार्ज है 3q और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, 2ai कैप। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम x ले रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन में y। सो ये फर्स्ट चार्ज के लिए हो गया। इसके लिए अब देखो, इसके लिए जब लिखोगे तो चार्ज कितना है, -4q, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, -2ai कैप, बिकॉज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये होगा r2 वेक्टर, दिस इज r1 वेक्टर, और ये है अपना r3 वेक्टर, एंड प्लस। अब यहाँ पे इस चार्ज के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 2q, एंड पोजीशन वेक्टर इज -3j। तो बच्चों ये देखो आई कैप में कितना हो गया, देखो 8 + 6 14 q a आई कैप -6q j कैप। तो अगर मैं 2q a इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 7 आई कैप -3j कैप। 2q a 7 आई कैप -3j कैप। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Now, in a microscope of tube length 10 cm, two convex lenses are arranged with focal length of 2 cm and 5 cm. So here
focal length of the objective is 2 centimeter, focal length of eye lens is 5 centimeter, length of the tube is given 10 centimeter. Now total magnification obtained in this system for normal adjustment. So आपको पता है बच्चों कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में या फिर कोई भी माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसे लिखेंगे हम, m1 इंटू m2. m1 इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड m2 इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज L अपॉन FO एंड दिस इज D अपॉन FE. L इज 10 and this is 2, D is 25 and this is 5. So net magnification is 5 power 2. Net magnification is 5 power 2. So value of K is 2. Now 64 raindrops of radius 1 mm each falling down with a terminal velocity of 10 centimeter per second coalesces to form a bigger drop. The terminal velocity of the bigger drop is. So बच्चों यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं 64. So let's say इनका रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज R और ये कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे बिगर ड्रॉप में जिसका रेडियस है कैपिटल R. तो हम वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं. सो 64 इंटू 4 पाई बाई 3 R क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑल 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 इंटू R क्यूब. सो R इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल r. अब देखो जो टर्मिनल वेलोसिटी था, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर G बाई नीटा इंटू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है R स्क्वायर. सो VT डैश बाई VT इज इक्वल टू न्यू रेडियस स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल रेडियस स्क्वायर. सो दिस इज R बाई R स्क्वायर. सो बच्चों ये हो जाएगा कितना 16. So terminal velocity in the new case is 16 into 10. So 160 centimeter per second. 160 centimeter per second. Yeah, answer of this question is 160. अब देखो बच्चों in next question, a voltage regulator circuit consists of Zener diode having breakdown voltage of 10 volt and maximum power dissipation of 0.4 watt is operated at 15 volt. The approximate value of protective resistance in this circuit. अब देखो बच्चों यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, लेकिन जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट. तो यहाँ पे अगर आप इस जीनर डायोड को डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका सप्लाई वोल्टेज जो है वो जीनर ब्रेकडाउन से ज़्यादा है. तो देखो क्या करेंगे, हम बीच में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे टू लिमिट द वोल्टेज. सो बच्चों ये है अपना 15 वोल्ट सप्लाई और यहाँ पे है अपने पास में जीनर. और ये है अपना जो सीरीज रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस जो लगा रहे हैं. अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 वोल्ट रहेगा वोल्टेज. अब देखो करंट कितना पास कर सकता है इसमें मैक्सिमम. तो करंट के लिए क्या करना है आपको, पावर का लिमिट दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज 0.4. सो हम लिख सकते हैं 10 इंटू आई इज इक्वल टू 0.4. सो मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू दिस जीनर डायोड इज 0.04 एम्पियर. सो बच्चों ये सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट हो सकता है 0.04.
अब देखो जीनर डायोड के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है, सप्लाई अपना 15 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए? 5 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए? 5 वोल्ट। सो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप इज 5, I इज 0.04 इंटू आर। सो बच्चों ये आ जाएगा 125 ओम। R इज इक्वल टू 125 ओम। Yes, you can see the correct answer of this question is 125 volt. उसके बाद में देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ब्लॉक्स A, B, C of weight 4 kg, this is 4 kg, this is 6 kg and this is 8 kg. Coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.5. The force F required to slide the block C with constant speed. अब बच्चों आप एक चीज़ देखो इसमें कि डेफिनेटली जो नीचे वाला सरफेस है वहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा, और वो कितना फ्रिक्शन होगा? देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना है? 8 + 6 + 4, सो 180 इंटू 0.5। तो बच्चों यहाँ पे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा 90 न्यूटन। दिस इज नॉट विजिबल। तो बच्चों ये वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे 90 न्यूटन। अब देखिए इसके बाद में क्या कि अगर ये ब्लॉक जो C है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ब्लॉक C कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और ब्लॉक B और जो C है, ब्लॉक B एंड C वो दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो बच्चों अगर C कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा तो B भी कांस्टेंट स्पीड से पीछे जाएगा। अगर C कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा तो B कांस्टेंट स्पीड से पीछे जाएगा। तो अगर B कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो A यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा? यहाँ पे 0। तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन 0 होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? देखो C कांस्टेंट स्पीड से आगे गया तो B कांस्टेंट स्पीड से पीछे। तो B अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो A ब्लॉक तो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो अगर B एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो A ब्लॉक भी एक्सेलरेट नहीं हो सकता, क्योंकि A को एक्सेलरेट कौन कर सकता था? फ्रिक्शन कर सकता था, बट उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखो, अब तो इसका FBD बनाते हैं वापस से। तो ये B हो गया अपना और ये A हो गया, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे, और यहाँ पे टेंशन पीछे, और ये स्लाइडिंग हो रही है। तो बच्चों इनके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? देखो 6 + 4 10 इंटू 10 100, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है 50 न्यूटन। दिस इज 6 kg, दिस इज 4 kg। और अगर आप नीचे वाले का FBD देखेंगे 8 kg, सो ये है F, यहाँ पे टेंशन, और इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा था नीचे से वो लग रहा था 90। दिस इज 90 न्यूटन। नाउ अब आप देखो कि जो B ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन है इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए बच्चों? 50 न्यूटन। कैसे बोला हमने कि 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर 50 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है तो पीछे की साइड में टेंशन कितना होगा? 50 न्यूटन। तो ये टेंशन का वैल्यू भी कितना हो गया? 50। ये टेंशन का वैल्यू भी कितना हो गया? 50। अब अगर इस ओवरऑल सिस्टम को हम देखें, ओवरऑल सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम पे फोर्सेज देखो, तो पीछे की साइड यहाँ पे 90 लग रहा है, ये 90 लग रहा है, और दो यहाँ पे टेंशन लग रहे हैं, ये 50 और ये भी 50। सो इसको यहाँ पे जो नेट फोर्स F आएगा उस F का वैल्यू आप इस तरह से ना देख के इसको डायरेक्टली ब्लॉक C के FBD से भी देख सकते हैं। ब्लॉक C के FBD में यहाँ पे देखो, अगर C ब्लॉक B पे फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे के डायरेक्शन में, तो ब्लॉक C पे
ब्लॉक सी पे भी यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा और जिसका वैल्यू कितना होगा 50। तो बच्चों अब देखो ब्लॉक सी कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो इस पे पीछे 3 फोर्सेज लग रहे हैं 90, 50, 50। सो दिस F मस्ट बी इक्वल टू 190। दिस F मस्ट बी 190 न्यूटन। Yeah, 190 is the correct answer. Now, a gas of certain mass filled in a closed cylinder at a pressure of 3.23 kilopascal has temperature 50 degree centigrade. The gas is heated to double its temperature. The modified pressure. तो बच्चों यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर हमने डबल करके कितना कर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिलेंडर इज क्लोज, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो द फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर दैट वाज 3.23 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर इज 373 और इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल कितना होगा बच्चा 273 प्लस 50, सो ये होगा 323। सो 3.73 किलो पास्कल और यहाँ पे अपने को आंसर करना है पास्कल में। सो P इज इक्वल टू 3730 पास्कल। So answer to this question is 3730. Now this is the last question of the paper. A short bar magnet placed its axis at 30 degree with the external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. अब देखो बच्चों ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह से हमने यहाँ पे बार मैग्नेट को रखा है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो बच्चों जो टॉर्क होता है वो आपको पता है m क्रॉस b। सो एम बी इंटू एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। सो साइन थीटा इज 1/2 और ये टॉर्क का वैल्यू आपको दिया है 0.16। तो यहाँ से m इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया 0.032। अब आपको पूछा है वर्क डन इन मूविंग it from most stable to most unstable position. So आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड यू फॉर द बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस m डॉट b। So this is u final minus u इनिशियल। सो बच्चों आपको इसको ले जाना है मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। सो मोस्ट अनस्टेबल में जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा m इंटू बी, क्योंकि वहाँ पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। सो मोस्ट अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी होगा m इंटू बी बिकॉज एंगल इज 120 डिग्री माइनस। अब मोस्ट स्टेबल कब होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस m इंटू बी। सो ये आ गया 2m इंटू बी। सो m इंटू बी इज 0.032, सो 0.064 और आप इसको लिख सकते हैं 64 into 10 power minus 3. Yeah, you can see 64 is the correct answer. Thank you. Best of luck.